नियंत्रण। हल का सिद्धांत संबंधित है सीखने की व्याख्या के सबलीकरण यानी रीइंफोर्समेंट से। आप अपने जूते एक रैक में रखते हैं, उस रैक को उस स्थान से हटा दिया गया है, फिर भी आप जूते रखने के लिए उसी स्थान पर जाते हैं जहां पहले रैक रखी थी। ऐसा होने का कारण है अनुबंधन। अभिक्रमित अधिगम सामग्री में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निहितार्थ है कि उचित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। एक बच्चा जिसकी उपलब्धि छठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लग गई, वो बच्चा है शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा। तुलनात्मक दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान का नया क्षेत्र है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। सीखने के लिए अभिप्रेरित करने का सबसे उपयुक्त तरीका है बच्चों को अनुभव से जोड़ना। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के जिस नियम को नहीं अपनाएंगे वो है प्रलोभन का नियम। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक है कोहलर। समग्रता के सिद्धांत यानी गेस्टाल्ट थ्योरी के प्रवर्तक हैं वर्दिमर व अन्य। डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से। सीखना समृद्ध हो जाता है यदि वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन है स्किनर का। मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की प्रक्रिया को माना है मानसिक। सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है आजीवन। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये मत है वुडवर्थ का। स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है अधिगम। अधिगम की विशेषता है आजीवन चलता है, सार्वभौमिक है, सक्रिय है। अनुकूल दशा होने पर अधिगम की प्रक्रिया हो जाती है सरल व प्रभावयुक्त। अधिगम की प्रभावशाली विधि है कार्य करके, निरीक्षण करके, परीक्षण करके। सीखना अनुभवों का होता है संगठन। अधिगम प्रक्रिया है अस्थायी। सीखना प्रभावित होता है स्वास्थ्य से, विधि से, प्रेरणा से। स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं वरन शरीर के अवयवों में है। यही कारण है कि हम करके सीखते हैं, ये कथन है डॉक्टर मेस का। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है विद्यालय एवं कक्षाओं में। वैचारिक क्रिया की अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष। अधिगम को कहा जाता है सक्रिय। अधिगम से व्यवहार में होता है परिवर्तन। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं मानसिक दशा, शारीरिक दशा, परिपक्वता। बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। ये अवस्था है 7 से 12 वर्ष। अधिगम की सामूहिक विधियों में से हैं वाद विवाद विधि, वर्कशॉप विधि, विचार गोष्ठी। अधिगम वक्र पठार हैं सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र। ईएल थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक संबंधित हैं अमेरिका से। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के मुख्य नियम हैं 3। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के गौण नियम हैं 5। पियाजे का सिद्धांत जिस अवलोकन पर आधारित है वो है अपने बालक। अधिगम क्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है सीखने के सिद्धांतों का प्रभावशाली उपयोग, अभ्यास, अभिप्रेरण से। सीखने की क्रिया को प्रभावित करता है समय और थकान। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं सीखने की विधियां, अभ्यास और प्रक्रिया। शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम के प्रकार हैं बौद्धिक अधिगम, प्रतिबोधात्मक अधिगम और संकल्पनात्मक अधिगम। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम हैं तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। सीखना संबंध स्थापित करता है और ये कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है, ये कथन है थॉर्नडाइक का। प्रयास व त्रुटि में कार्य को करने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं जिनमें अधिकांश गलत होते हैं, ये कथन है वुडवर्थ का। अभ्यास का नियम कार्य की पुनरावृत्ति या अभ्यास के औचित्य को सिद्ध करता है, ये कथन है कुलिसनिक का। प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व है बड़े व मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी धैर्य व परिश्रम का विकास होना। चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव गतिविधि है। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय है 7 से 11 वर्ष। बच्चों के बौद्धिक स्तर के विकास के 4 सुस्पष्ट चरणों को पहचाना गया था पियाजे द्वारा। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है अनुबंधन द्वारा। अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत से संबंधित हैं पावलव। एलेक्सिया का अर्थ है सीखने की अक्षमता या पढ़ने की शक्ति खो देना।
सामूहिक अधिगम की प्रक्रिया मानी जाती है मनोवैज्ञानिक। एक बच्चा डॉक्टर को देखने पर ही भयभीत हो जाता है क्योंकि पूर्व अनुभव में उसे सुई लगी थी। ये उदाहरण है प्राचीन अनुबंधन का या क्लासिकल कंडीशनिंग का। क्लासिकी अनुबंधन पावलव के प्रयोग में भोजन के प्रति लार आना है, यूसीआर या स्वाभाविक अनुक्रिया। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। ये खांडाइक के अभ्यास के नियम से संबंधित है। क्रिया की सफलता से संतोष और असफलता से असंतोष होता है। ये संबंधित है प्रभाव के नियम से या लॉ ऑफ इफेक्ट से। चाबियां रखने की जगह बदलने के बाद भी पुरानी जगह पर चाबी ढूंढना उदाहरण है अनुबंधन का। मनोवृत्ति एक दशा है मानसिक। बालक का सौद्देश्य अधिगम करवाया जाता है विद्यालय में। मनोवृत्ति की प्रकृति हो सकती है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य। अधिगम को कहा जाता है एक कौशल। मनोवृत्ति की विशेषता है कि ये जन्मजात नहीं होती, इसमें स्थायित्व होता है और ये व्यवहार को दिशा देती है। यदि बच्चा सी को डी या डी को सी लिखता या पढ़ता है तो वो पीड़ित है डिस्लेक्सिया से। सीखना स्थायी होता है जब वो समझकर किया जाए। लड़की का फर्श पर कोट फेंकना और बाद में माँ के कहने पर खूंटी पर टांगना उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह कहलाता है इदम। अधिगम निर्योग्यता का मुख्य लक्षण है अवधान संबंधी बाधा। मनोविज्ञान में व्यवहार का अर्थ है क्रिया, प्रतिक्रिया व अंतःक्रिया। सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम का संबंध है अनुक्रिया उद्दीपक से। बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है। इसकी पुष्टि होती है अभ्यास के नियम से। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है थार्नडाइक का सिद्धांत। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत जिस नियम पर आधारित है वो है बहुप्रतिक्रिया का नियम। कंप्यूटर पर निरंतर अभ्यास न करने से टाइपिंग भूल जाना संबंधित है थार्नडाइक के सिद्धांत या अनुपयोग के नियम से। अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत वास्तव में अधिगम का सिद्धांत है। न्यूटन द्वारा सेब गिरते देखकर गुरुत्वाकर्षण की खोज करना उदाहरण है अचानक सूझ का। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है समग्रता के आधार पर। पारंपरिक अनुकूलन की प्रक्रिया जिस अधिगम में होती है वो है संकेत अधिगम। थार्नडाइक, गुथरी, पावलव और स्किनर ने अधिगम की परिभाषा दी है व्यवहार के आधार पर। रूसो ने अधिगम की व्याख्या की है दार्शनिक आधार पर। किसी एक वस्तु पर चेतना को केंद्रित करना ही ध्यान है, ये कथन है डमविल का। कांटा लगने पर पैर हटाना क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है, ये एक सहज या प्रतिवर्ती क्रिया है। करके सीखने का विचार दिया था जॉन डीवी ने। क्रिया प्रसूत का संबंध होता है उत्तेजना से। बीएफ स्किनर ने अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण माना है अभिप्रेरणा को। स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रयोग किया है चूहों, कबूतरों पर। अव्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर, कोफका, वर्दीमर। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व है। रचनात्मकता के लिए उपादेय, कल्पना में वृद्धि, कठिन विषयों में उपयोगी। सूझ के सिद्धांत को कला, संगीत व साहित्य में उपयोगी बताया क्रो और क्रो ने। स्किनर ने अपने सिद्धांत में 2 प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है हल। सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यदि कोई कार्य पशु या मानव की आवश्यकता को पूर्ण करता है तो वह उसको शीघ्र सीख लेता है। सिद्धांत का विषय है प्रबलन सिद्धांत। प्रबलन सिद्धांत का मुख्य आधार है आवश्यकता की पूर्ति। आईपी पावलोव का संबंध है रूस से। सीएल हल नामक मनोवैज्ञानिक अमेरिका के निवासी थे। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ खाने हैं 120। 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है तो वह कहलाएगा प्रतिभाशाली। थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है बहुत्व सिद्धांत। एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है वह श्रेणी में आएगा औसत बुद्धि। 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं जड़ बालक। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में आयाम नहीं है, विशिष्ट तत्व। एक 12 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है तो वह श्रेणी में आएगा मंद बुद्धि। स्वप्रत्यय के निर्माण में सहायक है बुद्धि। गिलफोर्ड ने बुद्धि का सिद्धांत दिया त्रिआयामी सिद्धांत। बुद्धि के समूह कारक तत्व सिद्धांत ग्रुप फैक्टरी थ्योरी प्रणेता है थर्स्टन।
प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 130 से अधिक। एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है तो वह श्रेणी में आएगा औसत बुद्धि। गिलफोर्ड ने बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बुद्धि संरचना सिद्धांत। बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक ने। जड़ बालक की बुद्धि लब्धि होती है 25 से कम। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 80 से 90 के मध्य। विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि का यह सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले हैं थर्स्टन। ईक्यू व आईक्यू उदाहरण है मानक प्रदत्त। प्रायः बालकों की बुद्धि लब्धि का मापन किया जाता है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों द्वारा। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, कथन है वुड्रो। बुद्धि की विशेषता है, एक शक्ति है, सीखने की योग्यता, वातावरण से सामंजस्य। गैरेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं 3। बुद्धि की योग्यता है अधिगम की क्षमता, अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान की शक्ति। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के भेद किए हैं अमूर्त, सामाजिक, यांत्रिक। बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि कहा जाता है, मूर्त। सामान्य तथा विशिष्ट बुद्धि को स्वीकार किया स्पीयरमैन। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से निर्भर है सामाजिक विकास से। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में 1905 में प्रश्नों की संख्या थी 30। त्रिकारक सिद्धांत के प्रतिपादन करता है स्पीयरमैन। बुद्धि का संबंध अभिसारी चिंतन से है। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा सामान्य। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं बिने। अवाचिक बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है अशिक्षित वर्ग के व्यक्तियों के लिए। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने व वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है प्राकृतिक बुद्धि। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, कथन है वुडवर्थ। पेपर पेंसिल परीक्षण कहलाता है शाब्दिक परीक्षण। निबंधात्मक परीक्षण की उपयोगिता है सभी विषयों के लिए, भावों की स्वतंत्रता, छात्र सुगमता। निबंधात्मक परीक्षण के दोष हैं अविश्वसनीयता, अंकों में अंतर, छात्र सुगमता। भौतिक वस्तुओं की कार्यप्रणाली को समझना एवं उनका संचालन करना मूर्त प्रकार की बुद्धि का कार्य है। स्पीयरमैन के बुद्धि सिद्धांत में जी कारक है सामान्य तत्व। सामान्य तत्व व सामान्य योग्यताओं की प्रकृति होती है जन्मजात। विशिष्ट योग्यताओं की प्रकृति होती है अर्जित। स्पीयरमैन के सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट योग्यताएं अनेक एवं एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं।